चलिए मैं प्रारंभ करता हूं विषय वस्तु को और आज के क्लास के क्या क्या टॉपिक होंगे इन बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा करूंगा और आप लोगों से बीच बीच में कुछ चीज़ें पूछूंगा तो आप लोग अपने जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की पर्यावरण की क्लास और इसका टॉपिक डाल लीजिए पर्यावरण का सामान्य परिचय। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा पहले एक आधारभूत समझ हम लोग विकसित करेंगे, पर्यावरण की आधारभूत समझ। तो आज की क्लास में हम यहीं से पूरे विषय वस्तु को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी हो, इसके बाद फिर हम टॉपिक को चालू करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो यही था कि एक विषय के रूप में पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, पर्यावरण ये आज की क्लास का टॉपिक है और इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पर्यावरण एक सामान्य जानकारी, ठीक है। पर्यावरण की आधारभूत समझ, पर्यावरण की आधारभूत समझ, ये आज की क्लास का टॉपिक है और इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे जो हम आज चर्चा करेंगे आज के सेशन में, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। ये दोनों क्या हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण क्या है और परिस्थितिकी क्या है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी क्या है। कई लोग जो है पर्यावरण विज्ञान को पर्यावरण समझ लेते हैं। तो पर्यावरण विज्ञान क्या है, एक और विषय वस्तु आता है पर्यावरण विज्ञान क्या है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बताऊंगा, पर्यावरण विज्ञान क्या है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक, एक पॉइंट तो आपका ये है। इसके बाद अगला पॉइंट हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या क्या चीजें हैं। पर्यावरण का क्या केवल और केवल जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास के एनवायरनमेंट के विविध पक्ष हैं। जैसे कि एक पक्ष आप देख रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो एक भौतिक परिवेश की आप बात करें तो इस भौतिक परिवेश में आता क्या क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण क्या क्या है ये समझने का। आप लोग को बोला जाता है ना बचपन से कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी ये भी बात करते हैं ना। तो केवल पर्यावरण को सिर्फ आप प्राकृतिक और नेचुरल आप यदि परिवेश के तौर पे देखेंगे तो शायद ना समझ पाए। तो आज मैं पर्यावरण क्या क्या चीजें हैं ये भी समझेंगे, क्या क्या पर्यावरण है, पर्यावरण क्या क्या है। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण को कैसे हमें डिफाइन करना है। थोड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, शायद आप समझ पाएं। इसके बाद अगला टॉपिक है पर्यावरण का महत्व क्या है। पर्यावरण का महत्व क्या, क्यों पर्यावरण पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक क्यों जरूरी है, आज के टाइम पे आयोग क्यों लगातार इसको पूछ रहा है। तो एक बार आप इसके महत्व को समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो मैं इसमें 15 टॉपिक 15 बिंदु मैंने इसमें बनाए हैं जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसके बाद पर्यावरण के अवयव, पर्यावरण के अवयव क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, पर्यावरण के अवयव क्या हैं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पर्यावरण के तत्व क्या हैं। पर्यावरण के तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स, पर्यावरण के तत्व क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और हम पढ़ सकते हैं, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी में संगठन स्तर। वैसे मैं टॉपिक सबसे पहले ही पढ़ा दूंगा और लेकिन लास्ट में मुझे कुछ लिखवाना है। तो पारिस्थितिकी में संगठन स्तर क्या है, वैसे शुरुआत ही मैं यहीं से करूंगा। पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, संगठन स्तर। ठीक है, एक टॉपिक ये रहेगा और अंतिम मान सकते हैं विविध। आज की क्लास का ये मटेरियल है, इतना जो है कंटेंट कराने का प्रयास करूंगा। इतनी चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पहला ही टॉपिक था, प्रयास रहेगा कि सभी के सभी टॉपिक हो जाए। तो आप लोग लिख रहे हैं ना, मेरी क्लास के साथ लिखते जाइएगा क्योंकि मैं बाद में लिखने का टाइम नहीं दूंगा आपको। हाँ, ये बात सत्य है कि जो चीज़ मैं बोल कर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बोल बोल के पढ़ाऊंगा। तो जो चीज़ें आपको मैं बोल बोल के पढ़ाऊंगा वो चीज़ें भर आपको लिखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, बहुत सारी विषय वस्तु हैं, मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू हुआ है। बहुत ही बेसिक स्तर पर विषय वस्तु आपको समझाना मैं शुरू करता हूँ। बहुत बेसिक, यदि आप चीज़ों को समझते हैं, समझेंगे तो चीज़ें समझते चले जाएंगे।
पहले मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि पर्यावरण क्या है क्या नहीं है, ये मैं बताऊँगा, ये आगे आने वाले सेशन में अभी इसकी डिस्कशन हमारी होगी, इसकी चर्चा पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा किस बात की कर रहा हूँ। आप मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हैं, पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी है, पूरा परितंत्र है, इसमें आप इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक। और ये इंडिविजुअल व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये अपनी एक व्यक्तिगत जीव की संज्ञा देते हैं। इसकी किस चीज़ की? एक व्यक्तिगत जीव है, व्यक्तिगत जीव है। यूनिट कितनी है? एक, ठीक। ऐसे आप अकेले तो हैं नहीं, आप जैसे कितने भी हैं, ऐसे आप अकेले नहीं हैं, तो एक लेयर आपकी बनती है एक इंडिविजुअल यूनिट की, है ना। अब ऐसे आप अकेले नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल यूनिट बहुत सारे लोगों की है। तो एक व्यक्तिगत यूनिट और इसके जैसे दिखने वाले एक ये पूरी व्यक्तिगत जीव जैसे इसी की सेम एकांकी संरचना, एकांकी जीव, ये कई लोग मिलकर के, इसके जैसे कई लोग मिलकर के एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं, एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं, ठीक। एक जनसंख्या का, चीज़ों को समझते जाना है, संस्तर समझा रहा हूं आपको। अब देखो, ये एक जीव है, ये एक प्रजाति का जीव है, जैसे मैं मानव हूं, है ना, मैं मानव हूं। अब मेरे जैसे कई मानव हैं, तो मानवों की जनसंख्या, जब जनगणना होती है तो जनगणना अलग होती है, पशु गणना अलग होती है, दोनों अलग अलग होता है। यानी कि मानव एकांकी जीवों का समुच्चय जनगणना कहलाता है। एक जैसे जीवों का समुच्चय जनगणना कहलाता है। एक जैसे जीवों का समुच्चय जनगणना, जनसंख्या कहलाता है ना। अब जैसे ये एक व्यक्तिगत जीव है ना, एक प्रजाति का जीव है। अब अलग अलग प्रजाति के भी जीव होंगे, अलग अलग प्रजाति के भी जीव होंगे, कई सारे होंगे अलग अलग प्रजाति के जीव। तो मान लीजिए अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, जिसमें से मान लीजिए बंदर हैं, शेर हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, है ना, सब अलग अलग हैं। तो इनका भी इंडिविजुअल यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है, इनका भी इंडिविजुअल यूनिट बढ़ जाएगा और ये सब मिलाकर के एक समुदाय का निर्माण करते हैं, ये समुदाय का निर्माण करते हैं। एक एक चीज़ों को बहुत आसानी से समझते जाइएगा। यदि आप चीज़ों को समझ पाए तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा मुझको, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मुद्दे को बस समझते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया आपकी बात ये जीवों की, ये सब जीव हैं, ये सजीव हैं। सजीव के अलावा बहुत सारे निर्जीव पदार्थ भी हमारे आसपास हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, है ना, पर्वत, उच्चावच, पठार, नदियाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास क्या है, निर्जीव पदार्थ भी हैं, वायु, है ना। तो वो सब मिलकर के भी एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी परितंत्र में सब कुछ आता है, जैव तत्व भी आते हैं, जिंदा वस्तु भी आती हैं और निर्जीव वस्तु भी आती हैं। दोनों को मिला दीजिए तो क्या होता है, एक जैव तंत्र का निर्माण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसमें अक्षांश और देशांतर, यानी कि यहां से लेकर पृथ्वी के धरातल से लेकर के ऊपर तक को पूरा, जैसे कि आप देखते हैं ना वायुमंडल, पूरा वायुमंडल, इसको मिला लें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सबको भी यदि हम मिला लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या पाते हैं, बायोम। अभी मैं इन सबको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। इन सब का समुच्चय मिलकर के बन जाता है जैवमंडल, जहां पर जीवन संभव है। जैव और अजैव दोनों प्रकार के तत्व यहां पर परितंत्र में, जैव भी हैं, जिंदा भी हैं और अजैव भी हैं। देखो ये आसान बात है, पहले चीजों को बहुत आसानी से समझना है, कुछ है नहीं। एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल जीव है, एक ही प्रजाति का है ये, है ना। ऐसे एक प्रजाति के बहुत सारे जीव होंगे, मिलकर के जनसंख्या का निर्माण करते हैं। अब जैसे ये व्यक्तिगत जीव हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे व्यक्तिगत जीव होंगे, और ये व्यक्तिगत जीव मिलकर के क्या करते हैं, एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। और जब अन्य बहुत सारे व्यक्तिगत जीवों की जनसंख्या मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती है, एक समुदाय में बहुत सारे जीव रहते हैं। इसके अलावा
इन जैविक पदार्थों के अतिरिक्त बहुत सारे अजैविक पदार्थ भी रहते हैं, ये मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र के अतिरिक्त बहुत सारे उच्चावच, अक्षांशीय और देशांतरीय प्रभाव मिलकर के एक बायोम का निर्माण करते हैं, और यही सब मिलकर के एक जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जहां पर जीवन की संभावना होती है, जहां पर वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों का समुच्चय होता है, तीनों का समन्वय होता है, जहां पर जीवन की उपस्थिति होती है, वही जैवमंडल होता है और कुछ नहीं है। जैवमंडल क्या है? तीनों का समुच्चय, तीनों से मिला जुला रूप, जहां पे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों का समुच्चय हो रहा हो, वही जैवमंडल है। ठीक, ये आप लोगों को चीज़ को बनाते जाना। एक बात तो आपकी ये, अब मैं आगे आपको इसी चीज को इस रूप में भी दिखाता हूं। ठीक है, इसी चीज को इस रूप में भी दिखाता हूं। ये आपका पृथ्वी में, आपको जैसा कि पता है 29% हिस्सा स्थल है ना। बाकी का जो है लगभग 70 से 71% हिस्सा आपका क्या है? जल है। अभी आएंगे पर्यावरण की परिभाषा में भी आएंगे, सारी चीजों पे आएंगे। ये जल है। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि आप पृथ्वी से ऊपर जाएं तो वायुमंडल है, इसकी बहुत सारी विभिन्न लेयर हैं, वायुमंडल की बहुत सारी लेयर हैं, है ना। जैसे ही जाएंगे तो खूब सारी लेयर मिलेंगी। पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये पूरा अलग से टॉपिक होता है। क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल है ना, आयन मंडल है ना। ऐसे करके आप ऊपर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, बहिर्मंडल, ऐसे करके ऊपर आपके रहते हैं। ठीक है, इनका भी ये, तो यहाँ पे ऊपर वायु है, वायु हर जगह है वैसे। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? वायुमंडल का। ऊपर वायुमंडल है, ठीक है। ये आपका जल मंडल है, ये आपका स्थल मंडल है। ठीक, अब आप देखेंगे यहां पर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, तो इस स्थान को हम दिखा देते हैं जैवमंडल। ये आपका जैवमंडल है। ठीक, तो आसान भाषा में यदि आप देखें पूरे के पूरे मामले को, तो ये सभी इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आसान भाषा में। सबसे पहले पर्यावरण को समझिए। पर्यावरण क्या है? आमतौर पे आप लोग देखते हैं पर्यावरण, ये हम बचपन से पढ़ते हैं ना। पर्यावरण फ्रेंच शब्द से मिलके बना हुआ है, 2 शब्दों का समुच्चय है, परिधन, आवरण, ये दुनिया भर की बातें आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब मात्र सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ों को पढ़ें, थोड़ा सा इसको हमें और भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ पर्यावरण की परिभाषा, शायद आपको समझ में आ जाए। पर्यावरण कुछ नहीं, एक भौतिक परिवेश है। भौतिक परिवेश है। क्या है पर्यावरण? एक भौतिक परिवेश है। पर्यावरण एक भौतिक परिवेश है जो जीव के चारों ओर विद्यमान है, या जीव को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक, जिसकी अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। अब ये हो गई एक बात। ठीक है, अब इसको आप लोग तोड़ लेते हैं। परिधन, आवरण, ये सब पढ़ते हैं ना आप लोग, आमतौर पे किताबों में देखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, है ना, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हो, वही पर्यावरण है। ऐसा आप पढ़ते हैं। मैं और आगे ले चलता हूं इसको। ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में आप यहां पर हैं। पृथ्वी में जीवन संभव है, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक, क्यों संभव है? इसका उत्तर मिलेगा पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा और। ये पृथ्वी के अतिरिक्त ये सन है। अब लगातार बहुत सारे ग्रह हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है। भाई मुद्दा ये है कि बाकी अन्य ग्रहों के पास भी तो क्या होना चाहिए, वहां पर भी जीवन केवल पृथ्वी में ही संभव क्यों है ना। तो क्या पृथ्वी में ही जीवन संभव है?
या फिर पृथ्वी के अतिरिक्त भी जीवन संभव है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण यम, ये जो है यूरेनस नेपच्यून, ये ग्रह हैं, ठीक है। तो संभव कहाँ है, जीवन कहाँ संभव है, यहाँ पर पृथ्वी पे, तीसरे नंबर पे जो आती है पृथ्वी, इसमें जीवन संभव है। क्यों संभव है? बाकी के ग्रहों में जीवन संभव क्यों नहीं है? ना यहाँ पे जीवन संभव है, ना यहाँ पे जीवन संभव है। क्या कारण है? ऐसे क्या कारण है? तो क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा, क्योंकि इसके पास एक एनवायरनमेंट है। किसका एनवायरनमेंट है? जीवन का एनवायरनमेंट है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मामले, इसको ये एक देखिए, ये एक ग्रह है। आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसको कोडिफाइड करते हैं। ब्रह्मांड है, मान लीजिए आपके सामने ब्रह्मांड है, ठीक। ब्रह्मांड परिभाषित नहीं है, ब्रह्मांड को परिभाषित नहीं किया जा सकता, असीमित है। इसका क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। बड़े स्तर पे डार्क मटेरियल है और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में। क्या हैं? बहुत सारी। कितनी हैं? यदि मोटा मोटा देखें तो आसान भाषा में 100 अरब गैलेक्सी, या 10 की घाते 11 ऐसे बोला जाता है। इतनी गैलेक्सी हैं, अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने, ठीक है। अब हर गैलेक्सी में क्या है? तारे हैं, स्टार्स हैं। हर गैलेक्सी में क्या है? स्टार हैं। हर गैलेक्सी में क्या है? स्टार है। हर गैलेक्सी में क्या है? स्टार है। हर गैलेक्सी में क्या है? स्टार है। तारे हैं, खूब सारे तारे, हर गैलेक्सी में स्टार है। तारा क्या होता है? जिसके पास स्वयं की ऊष्मा होती है। स्वयं की ऊष्मा कहाँ से आती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तारे के अंदर होती है, जिसके कारण से कुछ रेडियो एक्टिव तत्व तारे में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो बहुत सारे तारे हैं, हर भुजा में तारे हैं, हर भुजा में तारे हैं। इसके गैलेक्सी के 4 भुजाएं हैं, हर भुजा में तारे हैं, खूब सारे तारों की संख्या है। इसी तरीके से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 10 की घाते 11 तारे एक गैलेक्सी में, ऐसा अनुमान है। टोटल ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? 100 अरब गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं, ऐसा अनुमान है, अंदाजा है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाणिक विषय वस्तु नहीं है। इनमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा, दुग्ध मेखला आकाशगंगा। हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा में एक तारा है, उसकी दूसरी भुजा में अवस्थित है, जिसका नाम है सूर्य, सन। एक गैलेक्सी है ना, एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा के दूसरी भुजा पे एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, ठीक। अब ये तारा है, यानी इसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है, ऊष्मा एवं प्रकाश है। यानी कि आप यहां पे देख रहे होंगे एक रोल है, चूंकि सूर्य, अब ये देखो, पृथ्वी कोई अनोखा तारा नहीं है, पृथ्वी कोई अनोखा ग्रह नहीं कि जहां पे जीवन हो। पृथ्वी के यहाँ पे अनेक सूर्य है ना, देख रहे हैं, हर गैलेक्सी में सूर्य ही सूर्य है। हर गैलेक्सी में जितने तारे हैं सब सूर्य हैं। कोई ऐसा तारा है जो सूर्य ना, सबके पास ऊष्मा और प्रकाश है। तारे की परिभाषा यही है ना, हर गैलेक्सी में सूर्य, कितने सूर्य हैं? 100 अरब सूर्य हैं। हर गैलेक्सी में 100 अरब सूर्य हैं। तो यदि आप एक चीज देखिए, यदि हमारा जो सूर्य था, महाविस्फोट सिद्धांत जो था, यदि हमारा सूर्य जो था, हमारे सूर्य के पास अपना एक परिवार है, एक फैमिली है, तो हमारे सूर्य के बाद यदि फैमिली होगी तो क्या अन्य सूर्यों के पास फैमिली नहीं होगी? अन्य जितने भी सूर्य होंगे क्या उनके पास फैमिली नहीं होगी? होगी, उनका भी परिवार होगा। यदि सौर मंडल के पास परिवार है तो ऐसा परिवार तो सबके पास होगा, सभी तारों के पास होगा, है ना। तो यदि आप सौर मंडल में देखें तो सौर मंडल में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, यदि 8 तारे आपके हैं, 8 ग्रह आपके हैं, सूर्य के पास 8 ग्रह हैं, तो पृथ्वी में क्या है? जीवन संभव है, जीवन संभव है।
क्यों जीवन है पृथ्वी में? क्योंकि यहां पे एक ऐसा पर्यावरण विकसित हुआ है जो जीवन के लिए उपयुक्त है। यदि ये पर्यावरण विनिष्ट कर दिया जाए तो पृथ्वी में जीवन नहीं होगा। यही बात यहां पे आके देख लेते हैं। तो हर एक तारे, हर एक सूर्य के पास अपना सौरमंडल होगा और सभी में कोई ना कोई एक ऐसी जगह और जरूर होगी, ऐसी अवस्थिति और जरूर होगी जहां पे उसके ग्रहों में जीवन होगा। तो जो एलियंस की परिभाषा है कि एलियंस होते हैं, है ना, हमारे ग्रह के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे ग्रहों में रहते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई किसी भी तरीके की असत्यता नहीं है। ठीक, चलो मैं समझा रहा हूं, बेसिक्स है तो बेसिक को समझना जरूरी है। अब देखो, सूर्य है, सूर्य के नजदीक बुध है, क्योंकि सूर्य के नजदीक बुध ज्यादा है तो ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी, है ना, जो तारे सूर्य के। अब देखो, इसके लिए एक पूरा का पूरा एक थ्योरी है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए सन है, ठीक है, और दूसरा हमारा ग्रह है पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। वैसे सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो आती है लघु तरंगों के रूप में। सूर्य से ऊष्मा जो आती है, सूर्य का प्रकाश जो आता है, यानी इस प्रकाश का मतलब ऊष्मा, वो आती है लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में। यहाँ पे एक चीज आप और सीख जाएंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ ताकि मैं यहाँ से 2-3 विषय वस्तुओं को आपको समझा सकूँ। अभी देखो, आधारभूत समझ विकसित हो रही है, अभी कोई क्लास नहीं है, सब कुछ लिखवाता भी चलूंगा बार बार। पहले आधारभूत समझ विकसित हो जाए, जब आप मुझे कह देंगे कि हाँ समझ गए, इसके बाद फिर मैं आगे की चर्चा पर चर्चा करूंगा। यहां पे है आपका पृथ्वी। अब मैं क्या करूं, बार बार पृथ्वी बड़ी हो जा रही है सूर्य से, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सूर्य को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि सूर्य की जो है प्रतिष्ठा बनी रहे। सूर्य मतलब रवि, है ना, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पृथ्वी का एक वातावरण है, यहाँ पे वातावरण है, वायुमंडल है, आपको ये पता है। यहीं पे पृथ्वी के अंदर उपस्थिति किसकी है? स्थल मंडल की और जल मंडल की। पृथ्वी पर ही मिलेगा आपको स्थल मंडल और जल मंडल। वायुमंडल जो है आपके पृथ्वी के ऊपर लेयर्स में है, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब चीजें वायुमंडल ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें स्थल मंडल और जल मंडल का भी रोल है, और तीनों का मिलन स्थान जैवमंडल है, तीनों का मिलन स्थल ही जैवमंडल है। अब बात करते हैं, सूर्य का जब प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के तौर पे आता है। सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के तौर पे आता है। सूर्य का प्रकाश आता है ना लघु तरंगों के तौर पे। किससे टकराता है? पृथ्वी से। किससे टकराता है? पृथ्वी से। लघु तरंग, लघु तरंग प्रकाश तरंगों में चलता है ना, तो सूर्य का प्रकाश तरंगों के तौर पे आता है, लघु तरंगों के तौर पे आता है, और सूर्य के प्रकाश का विकिरण होता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण होता है, क्योंकि यदि केवल पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को सिर्फ लेती रहेगी, सोर्स सूर्य रहेगा, सिंक पृथ्वी रहेगी, तो कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन सिर्फ एक ही रहेगी कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म गैस का गोला बनती चली जाएगी। ऐसा तो करना नहीं है। इससे बेहतर यह है कि हम एक यहाँ पे हीट बजट क्रिएट करके रखें, ऊष्मा बजट बना रहना चाहिए, ऊष्मा बजट बना रहना चाहिए। जितना पृथ्वी के द्वारा सूर्य से ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उस ऊष्मा को विकृत भी कर दिया जाए ताकि पृथ्वी का तापमान इतना बने रहे ताकि जीवन के लिए पर्याप्त उपलब्धता हो। अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। अब क्या होता है, इसके रिवर्स में क्या होता है? तापमान जो होता है वो विकिरित होना शुरू हो जाता है। यहां से तापमान का विकिरण भी चालू हो जाता है, तापमान का विकिरण भी चालू हो जाता है। एक विकिरण जो होता है, ये विकिरण आपका दीर्घ तरंगों के तौर पे होता है। विकिरण कैसे होता है? दीर्घ तरंगों के तौर पे होता है। तो सूर्य से प्रकाश जो आता है वो लघु तरंग के तौर पे होता है, और विकिरण जो होता है, जो वापस होता है, जो ऊष्मा बजट होता है, आपको चलो एक आपको अनुभव बताता हूँ। आपको ये अनुभव डेली प्रतिदिन होता होगा। आप यदि पाएं, यदि शाम को, जैसे कि आज अभी चलो क्या है कि गर्मी का महीना है और सूर्य के कारण से पृथ्वी अभी तप जाएगी। टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, कहीं कहीं पे 45 से ज़्यादा चला जाएगा, कहीं कहीं पे 50 भी चला जाता है। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट है, चूरू डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा भारत में 52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है आमतौर पर। तो जो राजस्थान है, उत्तर भारत का मैदान है, ये पूरा तपने लगता है गर्मी के महीने में। शाम के समय में यदि ऐसा हो जाए कि बादल आ जाए, शाम के समय में बादल आ जाए, तो चूंकि पृथ्वी ने क्या लघु तरंगों के तौर पे ऊष्मा को ले लिया, ठीक है,
और शाम के समय से क्या होता है, जब सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है तो पृथ्वी क्या करती है, ऊष्मा का विकिरण करना चालू कर देती है। वैसे विकिरण पूरा दिन करते रहती है, विकिरण पूरा दिन होता रहता है। अब इसके लिए एल्बिडो, ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था बच्चों को। तो जब सूर्य अपने ऊष्मा का विकिरण करती है और मान लीजिए इस विकिरण में अवरोध उत्पन्न हो जाए, यहां पर घने बादल आ जाए, वायुमंडल पे घने बादलों की उपस्थिति हो जाए, तो विकिरण पूर्णतः हो नहीं पाता है। और जब विकिरण पूर्णतः हो नहीं पाता, पूरी ऊष्मा को वापस आसमान में पूरी पृथ्वी नहीं भेज पाती, तो ऐसी स्थिति में शाम को उमस होती है, उलझन होती है। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि अरे आज तो बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है ना। आप ये बात कहते हैं ना, वो तभी होता है जब देखेंगे आसमान साफ नहीं है। जिस दिन आसमान साफ नहीं होगा उस दिन गर्मी ज्यादा होगी, उमस। क्यों? क्योंकि विकिरण पूर्णतः नहीं हो पाया। यदि विकिरण पूर्णतः हो पाता तो शायद पृथ्वी का टेम्परेचर ऊष्मा बजट में हो जाता, है ना। एक कारण तो ये है। दूसरा, हम बहुत सारी ऐसे, अब उसके बारे में बात करूंगा, औद्योगिकरण और उसने कैसे पर्यावरण को प्रभावित किया, इस पर चर्चा करूंगा। तो ये मुझे आसान सी बात बतानी थी कि जब सूर्य के द्वारा, जो सूर्य का प्रकाश है, उससे पृथ्वी की वायुमंडल की आउटर लेयर गर्म नहीं होती, ये गर्म नहीं होती, ये गर्म नहीं होती। पहले पृथ्वी का धरातल गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश से पहले पृथ्वी का धरातल गर्म होता है और उस धरातल के विकिरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। यही कारण है कि ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता जाता है। जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना तापमान कम होता जाएगा। यदि पृथ्वी पे यहाँ पे तापमान 30 डिग्री है, यदि यहाँ पे नीचे तापमान 30 डिग्री है, तो ऊपर तापमान आपका कम होता चला जाएगा। ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तापमान आपका कम हो जाएगा। कारण क्या है? पृथ्वी लघु तरंगों के तौर पे सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, उसका धरातल गर्म होता है और उस धरातल के गर्मी के प्रभाव के कारण क्या होता है, दीर्घ तरंगों के परिणाम स्वरूप उसका वायुमंडल गर्म होता है। तो जो धरातल के नजदीक की हवा होगी, जो धरातल के नजदीक की वायु होगी, वो वायु सबसे ज्यादा गर्म होगी, सबसे ज्यादा गर्म होगी। गर्म वायु हल्की होती है और हल्की वायु क्या करती है, ऊपर जाती है, ठंडी वायु नीचे आती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसे संवहन कहते हैं। संवहन के माध्यम से क्या किया जाता है, ये पूरा का पूरा जो गैसेस होती हैं, गैसेस गर्म होती हैं। संवहन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठंडी गैस नीचे, गर्म गैस ऊपर, ठंडी गैस नीचे, गर्म गैस ऊपर, ठंडी गैस ऊपर, और इसके कारण से एक क्या होता रहता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है। फिर ऊपर जाके गर्म गैस फिर ठंडी हो जाती है, फिर नीचे आती है, तो एक संवहनीय धारा आपकी चलती रहती है। ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, इजी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बेसिक्स आपको समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि हल्के में क्लास हो जाए। चीज़ों को डिटेल में, समग्रता में करना ही विषय वस्तु की परिपक्वता होती है। ठीक है, मैं नहीं कि मैं आपको परिविधान, आवरण और ये सब पढ़ा के चला जाऊँ, फिर आप बस वही रट्टू तेता रहें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, मैं क्या समझाना चाहता था कि सूर्य है और सूर्य के एक ग्रह में जीवन संभव है, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। क्योंकि यहाँ पे जीवन की आदर्श दशाएं हैं। यहाँ पे जीवन क्यों संभव है, जीवन संभव होने का कारण क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर जीवन की आदर्श दशाएं हैं, जीवन की आदर्श दशाएं हैं, आदर्श दशाएं हैं। इसको बोलते हैं गॉडीलॉक्स जोन। गॉडीलॉक्स जोन क्या बोलते हैं? गॉडीलॉक्स जोन। तो हर एक सूर्य के पास अपना एक सौरमंडल होगा। हर सौरमंडल पे जीवन की उपस्थिति होगी और जहां जीवन की उपस्थिति होगी उसको बोलते हैं गॉडीलॉक्स जोन। तो पृथ्वी ब्रह्मांड में सूर्य के किस जोन में अवस्थिति है? गॉडीलॉक्स। आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि पृथ्वी में जीवन का कारण क्या है, क्योंकि वो गॉडीलॉक्स जोन में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि यहां पे तापमान, जीवन के लिए जितना तापमान आवश्यक होता है उतना तापमान है। जो वायुमंडल जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑर्गन, इनका जो सम्मिश्रण होना चाहिए, जो इनका रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो यहां पर पर्याप्त उपलब्धता में है। तो किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी ग्रह पे, पृथ्वी ग्रह भी इतना बड़ा। अब आप कहेंगे चंद्रमा में जीवन क्यों नहीं है? चंद्रमा तो पृथ्वी का ही टुकड़ा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, वहां भी जीवन होना चाहिए। बिल्कुल, चंद्रमा में भी जीवन होता, लेकिन चंद्रमा में जीवन के साक्ष्य को लेकर वैज्ञानिक परेशान है ना। लेकिन चंद्रमा में जीवन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कभी रहा होगा चंद्रमा में जीवन, कभी रहा होगा चंद्रमा में भी जीवन, क्योंकि चंद्रमा का भार इतना ज्यादा नहीं है, उसका वेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपने वायुमंडल को रोक पाए।
दरअसल पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको ये पता होगा, न्यूटन की थ्योरी है कि ब्रह्मांड के दो कण या तो आपस में अपने आप को आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वो, ये चीज तो आपने पढ़ी है ना, ब्रह्मांड के दो कण या तो अपने आप में आपस को आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। वो एक पूरा न्यूटन की थ्योरी है गुरुत्वाकर्षण बल की। अब इसको चर्चा बाद में करेंगे, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना है कि वो अपने वायुमंडल को रोक के रखता है, अपने वायुमंडल को जाने नहीं देता है। पृथ्वी का वायुमंडल क्यों रुका हुआ है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको बांध के रखता है। ठीक है। अब आपको आपके बाद की बात करता हूं, तो यानी कि पृथ्वी गॉडीलॉक्स जोन पे है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लिख लो, पृथ्वी कहां पे अवस्थित है? गॉडीलॉक्स जोन में, जहां पे जीवन की संभावना पर्याप्त है, जहां पे जीवन की संभावना होनी चाहिए, वहां पर पृथ्वी की उपस्थिति है। ऐसे ब्रह्मांड के विभिन्न सूर्यों में, विभिन्न गैलेक्सियों में जितने भी सूर्य हैं, सबका अपना एक सौरमंडल होगा। उन सौरमंडल में एक गॉडीलॉक्स जोन होगा, जहां पर जो ग्रह अवस्थित होगा उस ग्रह पे जीवन की उपलब्धता होगी। ठीक, तो एक इन्वायरमेंट की बात है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जो जीवन के लिए उपयुक्त हो, जहां पर वो सभी आवश्यक मानक हों, वहां पर जीवन की उपलब्धता है। ठीक, हम तो चलो मानव हैं। अभी देखो पादपों पे देखो, तो पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह में ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो नाइट्रोजन ले, जो ऑर्गन ले, दूसरी कोई गैस छोड़े? हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होने को सब कुछ होंगे, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हर तरीके से तो ब्रह्मांड में जीवन बहुत बड़े स्तर पे है। हम अकेले, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम एक छोटे से घटक हैं, हम एक छोटे से घटक हैं, कीड़े मकोड़े हैं। यदि आप थोड़ा सा जूम करके जाएं, अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और जूम करके देखें, तो आप ब्रह्मांड देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम अपने आप पे इतना गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। हम तो कुछ नहीं है, हम तो बस इतना सा हिस्सा है, इतना सा, ये हमारा सौर मंडल है इतना सा, फिर उसके अंदर इतने से हैं, बिल्कुल से, बस इतनी सी ही हमारी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ब्रह्मांड के अन्य बहुत सारे ग्रहों में क्या है? जीवन की उपस्थिति है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है, खोल के ढक्कन खोलना है और बैठा लेना है कि जीवन में एलियंस होते हैं, ये बात तय है। ठीक, यदि जहां पे पृथ्वी अवस्थित है, मैं उठा के मंगल ग्रह को रख दूं, मान लो जहां पे पृथ्वी ग्रह अवस्थित है, उठा के मंगल ग्रह को रख लूं, है ना, क्योंकि मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल एक जैसा है, सब बहुत सिमिलरिटीज हैं, तभी इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और इसीलिए जो है मंगल ग्रह पे जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं खोजी जा रही हैं। तो यदि मंगल ग्रह को उठा के मैं पृथ्वी के पास रख दूं, इसकी कक्षा पे रख दूं, तो मंगल ग्रह पे भी जीवन आ जाएगा। कारण कुछ समय बाद वहां पे भी जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। कारण गॉडीलॉक्स जोन, क्योंकि गॉडीलॉक्स जोन है, यहाँ पे जिस ग्रह को रख दिया जाएगा उस ग्रह में जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। अब कौन जाए? अब तो हनुमान जी चाहिए। हनुमान जी ने तो सूर्य को खा लिया था, पूरा अपने अंदर ले लिया था, तो वही चाहिए कि पूरा का पूरा उठा करके वो, है ना, एक ही व्यक्ति था, अब वो तो है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई हनुमान भक्त तो नहीं है, गुस्सा हो जाए मुझसे, कह दे हनुमान जी नहीं, हनुमान जी हैं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं विषय वस्तु की ओर। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया? मैं जीवन संभवता की बात कर रहा था। तो जीवन संभव, ये पूरा प्रश्न आपको इसका उत्तर मिला होगा गॉडीलॉक्स जोन, यानी कि एक पर्यावरण, एक इन्वायरमेंट, है ना, जिस पर्यावरण के कारण से जीवन संभव है। यदि ये पर्यावरण को आप किसी भी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी में यदि थोड़ा सा भी कहीं तापमान बढ़ जाए, मान लीजिए मैं हूँ, हमारा कितना है टेम्परेचर, 37 डिग्री है, मानव है, हमारी सहने की क्षमता कितनी है, 50, हम मान लो 40 या 45 या 48 डिग्री तक सह पाएंगे। 50 डिग्री में बॉडी का टेम्परेचर आपका जब बढ़ने लगता है तो आपको बुखार आ जाता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है और डेथ हो जाती है हमारी। तो हमारा एक निश्चित टेम्परेचर है जिसमें हम जिंदा रहेंगे। वैसे बहुत सारे जीव हैं जो कोई 20 डिग्री में जिंदा रहता है, कोई -5 डिग्री में जिंदा रहता है। तो यदि मान लो -5 से टेम्परेचर कुछ घटे बढ़े, मतलब पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए, इस पृथ्वी का एक तापमान होगा ना, एक उसका ऊष्मा बजट है ना, ऊष्मा बजट है ना, जिसमें डेली वो क्या करती है, लघु तरंगे और दीर्घ तरंगों के माध्यम से अपने ऊष्मा बजट को संतुलित करती है। लेकिन
मान लो हम कृत्रिम तरीकों से कैसे भी करके पृथ्वी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री भी बढ़ा दें, प्लस कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा, बहुत सारे जीव मर जाएंगे। कारण उनका तापमान, जिस परिस्थिति में वो जिंदा रह सकते थे, हमने क्या किया? उसका तापमान, ठीक, इन्वायरमेंट उसका खराब कर दिया। अभी जैसे अब क्या हो रहा है? वायु पॉल्यूटेड हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना, वायु में एक वायरस आ चुका है, हवा में एक वायरस आ चुका है जो घूम रहा है ना, हवा में आ रहा है, वो मानव से मानव में संक्रमण फैला रहा है ना, कोरोना वायरस, कोविड-19। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ढक के मुंह चल रहे हैं, कहीं वो प्रवेश ना कर जाए, किसी के टच ना हो जाए, कोई हमारे संपर्क में ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो संक्रमित व्यक्ति हमारे पास से गुजर जाए। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं ना, इस मुद्दे को बिल्कुल अच्छे से समझिए। इस मुद्दे को जितना गंभीरता से समझेंगे, बात को आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि पर्यावरण कुछ नहीं है। पर्यावरण हमारे आसपास का माहौल है जो हमें जिंदा रखे हुए है। पर्यावरण कुछ नहीं है, जो हमारे आसपास का माहौल है। अभी आसपास के माहौल में मैं जैसे जिस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक लिमिटेड, मान लीजिए, चलो मैं एक आज आपको एक समस्या का निजात शायद आप लोगों को और दे दूं। आप लोगों का पढ़ाई पे मन नहीं लगता ना, कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हो ना, कभी कभी आप परेशान हो जाते हो, आपका पढ़ाई पे मन नहीं लगता, आप बहुत तनाव में आ जाते हो, आपको ये लगता है कि क्या हो गया अचानक, अभी इतना अच्छा मन लग रहा था, अभी मन नहीं लग रहा है। 2-3 कारण ऐसे हैं जो कारण आपको पता नहीं चलते लेकिन होते हैं। 2-3 कारण ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होता लेकिन वो होते हैं। अब वो क्या कारण है सुनो। जिस आप रूम पे पढ़ रहे हैं, जिस रूम पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी रूम पे आप बैठे हो, रूम पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस कमरे में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है कई बार क्या करते हैं, बाहर से शोर आता है, कई बार बाहर से शोर आने के साथ साथ गंदगी आती है, कुछ भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लगता है कि हम अपने गेट दरवाजे बंद कर लें, है ना, खिड़कियां बंद कर लें, ये सब कुछ बंद करके बैठ जाते हो आप और आराम से पढ़ना शुरू कर देते हो। 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, इसके बाद लगता है ये क्या हो रहा है, अचानक से उलझन हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपके रूम में एक ऑक्सीजन का एक लिमिटेड एरिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, असीमित यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं। ऑक्सीजन आपके इस रूम में, इस कमरे के अंदर असीमित तो है नहीं। इस कमरे के अंदर आपको एक सीमित ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन होता क्या है, कई बार पढ़ते पढ़ते आप इस ऑक्सीजन का कंज्यूम करते रहते हो, ऑक्सीजन लेते रहते हैं आप लोग, लगातार आप ऑक्सीजन लेते रहते हैं और आप क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते रहते हैं, एवज में CO2 को छोड़ते रहते हैं। तो रूम में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन आपकी कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है रूम पे, है ना। एक समय यदि ऐसा भी हो सकता है कि लगातार आपको उस रूम में बंद कर दी जाए और चारों तरफ से किसी भी तरीके का वेंटिलेशन ना हो, है ना, वहां से, तो ऐसी कंडीशन में आपके रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आपके मस्तिष्क को जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऐसी कंडीशन में आपको उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है और आपका मन जो है विचलित होने लगता है। आपको लगता है पढ़ाई मन में नहीं, ऐसा नहीं है, उसको जितना पानी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसकी मात्रा कम हो गई है। आपको करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, बाहर निकलिए, बाहर निकल के डीप ब्रीदिंग करिए, तुरंत ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचेगी और ब्रेन का वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन अब हमें पता नहीं होता है। आप पानी पी लीजिए, 2 गिलास पानी पी लीजिए, बॉडी को पानी की भी जरूरत है ना। जल तो 70% बॉडी तो जल से ही बना हुआ है, जल ही जीवन है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम ये गलतियां करते हैं कि हमारे पढ़ते समय हमारे पानी और वायु, इनकी जो सांद्रता है कम ज़्यादा होती है। उस कारण से भी आपको तो लगता है रीजन क्या है, कुछ और है। तो ये क्या था, आप जहां बैठे हुए थे वहां का इन्वायरमेंट दूषित हो गया। आपके जो आपको आवश्यक मानक चाहिए थे, वो मानकों की पूर्ति वो नहीं कर पाया। हिटलर ने क्या किया था, एक गैस चेंबर बनाया था, उस गैस चेंबर पे यहूदी नागरिकों को भर दिया जाता था, वो मर जाते थे। जिंदा क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि वहां पे वो जीवन के वो आवश्यक जो जरूरतें थी उनको खत्म कर दिया गया। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन का नाम ये, अभी मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूं, सांस चलना बंद हो जाए मैं मर गया। और क्या, इतनी सी तो पहचान है जिंदगी की। जो मरा हुआ व्यक्ति पाया जाता है उसमें सांस नहीं चल रही होती, बस यही तो अंतर है ना। तो ये जो सांस चल रही, यही जीवन है, यही, इसको जो मानना हो मान लो। यही जब हमारे शरीर से निकल गई, खत्म बात।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो हमें जिंदा रखने के लिए पूरा षड्यंत्र रचता है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो कुछ भी दूषित हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा, वायु दूषित हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। खतरे में इतना भी पड़ सकता है कि यदि मान लो आप 100 साल जिंदा रहते हो तो आप 85 साल जिंदा रहे, आप 60 साल जिंदा रहे। हर चीज़ की ज़िंदगी है। मान लीजिए आपके बाल हैं, मान लीजिए बाल हैं, ठीक है, इनको भी एक इन्वायरमेंट चाहिए जिस इन्वायरमेंट में हमेशा बने रहें। इनको पोषक तत्व होंगे कुछ जिनको इनको चाहिए। शरीर का भी पोषक तत्व होता है, शरीर के हर हिस्से का पोषक तत्व होता है। या कोई वनस्पति है जिसको पोषक तत्व चाहिए, यदि वो पोषक तत्व उसे ना मिले तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसकी उम्र कम हो जाएगी। जो चीज़ जितनी आज देख रहे हैं ना, असामयिक कितनी चीज़ें हो रही है। हमारे खान पान का इन्वायरमेंट बदल गया, हमारे आसपास के पॉल्यूशन का ये इन्वायरमेंट बदल गया। तो अब व्यवहारिक तर्ज पे देखेंगे तो पर्यावरण कुछ नहीं है, एक ऐसा वातावरण है जो आपको जिंदा रखने के लिए आवश्यक, जरूरी। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलो अब पर्यावरण की परिभाषा आप लोग लिख लेना और पर्यावरण को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कहां पे था? हाँ, पर्यावरण मैंने आपको बताया था एक भौतिक परिवेश है। एक भौतिक परिवेश है जो जीव के चारों ओर से जीव को घेरे रखे हुए है और जिसकी अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है, जिसकी अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है। अब बच्चों मैं एक आपको मैसेज देता हूँ, आज शायद आप ये मैसेज आप लोगों को कुछ जानकारी दे और आपको एक ऊर्जा है। आज आपको एक मैसेज देता हूँ और निश्चित तौर पे आप मेरी इस बात को समझेंगे। आज हम जिंदा हैं, आज हम जीवित रूप में हैं। आप देख रहे हैं हम जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, है ना। आसपास आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जीवित हैं, है ना। तो हमारे जीवन का कोई ना कोई तो कारण होगा ना, किसी न किसी कारण तो जिंदा है ना। और जीवन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जीवन का सबसे बड़ा कारण है हमारा सांस लेना और सांस में ऑक्सीजन लेना। जितनी शुद्ध वायु हम लेंगे उतना ज़्यादा हम, तभी कहते हैं सुबह उठा करिए, थोड़ी देर शुद्ध हवा में घूमा करिए, दिमाग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? वृक्ष, पेड़ पौधे, पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, और ऑक्सीजन को आपको देते हैं। यानी कि आपके जीवन के लिए जो उपलब्धता जिसकी जरूरी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को खुद पी लेते हैं। जो आपके लिए जहर है ये वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यानी कि आपके जीवन का सबसे बड़ा कारक कौन बना? वृक्ष बने। वृक्ष ने ही हमें जीवन दिया, यानी कि हम उनके ऋणी हो गए, हम वृक्षों के ऋणी हो गए ना। हम उनके ऋण से उबर नहीं पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षों का ऋण चुकाना चाहिए। कैसे ऋण चुकाना चाहिए वृक्षों का? एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में, जब आप पूरा जीवन जी लेंगे तो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में 3 वृक्षों की वायु की जरूरत पड़ती है। 3 वृक्ष जो अपनी पूरी जीवन अवधि में जितना वायु छोड़ते हैं उतना आप अपनी पूरी जिंदगी में वायु लेते हैं। तो 3 वृक्षों के हम ऋणी होते हैं, कर्जदार होते हैं। हमें 3 वृक्ष अवश्य लगा के मरना चाहिए। मरने से पहले हमें 3 वृक्ष अवश्य लगा के चलना चाहिए, ताकि जो इस धरती पे, इस प्रकृति ने जो हमें, प्रकृति का जो ऋण है वो चुका के चले जाए। लेकिन हम गलती क्या है? इसके एवज में हम वृक्षों को काटते हैं। मैं कहता हूं घर पे यदि आप एक बेड भी खरीद के लाते हो ना, तो एक बेड का मतलब है एक वृक्ष कटा होगा तभी उस लकड़ी से आपका बेड बना है। तो आपको तत्काल प्रभाव से एक वृक्ष लगा देना चाहिए, एक वृक्ष तुरंत लगा देना चाहिए। जो भी लकड़ी का सामान आपके घर पे आता है, उस लकड़ी के घर के कारण से एक व्यक्ति की जान गई है, एक सजीव की जान गई है जो आपके जीवन के लिए सबसे उपलब्ध कारक है। और उस जीव को, उस ऋण को उतारने के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको जो है क्या करें। समझ रहे हो ना मेरी बात को? शायद ना समझ पा रहे हो, लेकिन इस बात को समझिएगा, गंभीरता से सोचिएगा और आपको अपने जीवन में वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण सर्वोपरि है। वृक्षारोपण किसी भी अवसर पे करिए, लेकिन 3 वृक्ष लगा के मरिएगा। और आपके घर पे काउंट कर लीजिएगा कितना वुडन मटेरियल है। जो भी लकड़ी का सामान हो, उस लकड़ी के सामान के लिए आपको पर्यावरण का ऋण उतारना है और उसके लिए एक वृक्ष और लगा के जाना है। छोटी सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए, कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूँ अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने में। कुछ चीज़ें पहले आपको लिखवा दूँ, लिखवाना जरूरी है, नहीं लिखवाऊँगा तो आप लोग मेरे से नाराज भी हो जाओगे कि सर आपने लिखवाया तो कुछ नहीं। चलो लिख लो, पहले इस चीज़ को लिख लो। पर्यावरण की परिभाषा, हेडिंग डाल लो, पर्यावरण की परिभाषा।
हेडिंग डाल लो पर्यावरण की परिभाषा। पहले आसान भाषा में लिखवा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा किताबी भाषा भी लिखवा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरीके से लिखें। लिखिए इस बात को, लिखिए पर्यावरण वह भौतिक परिवेश है, नेचुरल इन्वायरमेंट। पर्यावरण वह भौतिक परिवेश है, नेचुरल इन्वायरमेंट, या प्राकृतिक परिवेश लिख सकते हैं। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है या वह भौतिक परिवेश है, वह भौतिक परिवेश है जो जीव को, जीव का मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति, मैं बता चुका हूं, जो जीव को चारों तरफ से घेरे रहता है। मैं थोड़ा सा तेज लिखवाऊंगा, तेजी से हाथ बढ़ाइएगा। जो जीव को चारों तरफ से घेरे रहता है। अब वहाँ पे घर पे कोई नहीं बैठा आपके कि अगल बगल कॉपी देख लोगे, इसलिए अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, स्पीड से लिखना पड़ेगा। कंसंट्रेट होकर के मुझे देखिए और लिखते जाइए जो चीज़ें बोल रहा हूँ। पर्यावरण वह भौतिक परिवेश है जो जीव को चारों तरफ से घेरे रहता है तथा उसके विकास को प्रभावित करता है, 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 तथा स्वयं भी उससे प्रभावित होता है, स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। आपके आसपास का पर्यावरण भी आपसे प्रभावित होता है, आप उससे प्रभावित होते हैं, यानी दोनों का सह संबंध है। आप पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे या तो दूषित कर देंगे, है ना, ये आप ही के ऊपर है ना। और यदि आप उसको दूषित कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यदि आप उसको स्वच्छ रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रहेगा, दूषित रहेगा, क्या रहेगा, ये आपके ऊपर है, इसको आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। इस प्रकार पर्यावरण पृथ्वी तल पर, इस प्रकार पर्यावरण पृथ्वी तल पर, इस प्रकार पर्यावरण पृथ्वी तल पर जीवों के विकास, इस प्रकार पर्यावरण पृथ्वी तल पर जीवों के विकास, संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु, जीवों के विकास, संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है, ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण क्या है समझ में आ गया? पर्यावरण क्या है समझ में आ गया? पर्यावरण जीवन का नाम है जो आपको चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये तो हो गया भौतिक परिवेश की, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो गई। केवल क्या नेचुरल, अब इन्वायरमेंट देखेंगे ना, इन्वायरमेंट क्या क्या है, मैंने टॉपिक डलवाया था, लेकिन इन्वायरमेंट से पहले दूसरा टॉपिक देख लीजिए, पारिस्थितिकी क्या है। मैंने तो आप लोगों को पहले पर्यावरण बताया, अब दूसरी बात, इसमें अभी पर्यावरण में 2-4 बातें और लिख लो जो आप किताबी चीजें पढ़ते हो, ये भी लिख लीजिए। लिखिए, पर्यावरण शब्द परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले मुझे एक बार स्पष्ट करिए कमेंट के माध्यम से, क्या पर्यावरण समझ में आ गया आपको? पर्यावरण किसे कहते हैं पहले ये बताइए, मोटा मोटा समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं मुझे तुरंत बताएं, फिर इसके बाद आगे लिखवाऊं। तुरंत बताएं, पर्यावरण शब्द समझ में आ गया ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया अभी भी कि पर्यावरण क्या है। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? ठीक है, चलिए समझदार लोगों के साथ, समझदार लोगों को पढ़ाने का यही फायदा होता है, समझदार लोगों को समझ जल्दी आ जाती है। ठीक है, आगे अगला ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगली लाइन लिखिए, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण
जिसका तात्पर्य है हमारे चारों तरफ का वह आवरण जो हमें अपने परिवेश में रखकर जीवन की सभी सामान्य दशाएं उपलब्ध कराता है, जीवन की सभी विशिष्ट दशाएं उपलब्ध कराता है, जीवन की सभी विशिष्ट दशाएं उपलब्ध कराता है, जीवन की सभी विशिष्ट दशाएं उपलब्ध कराता है। तो क्या है पर्यावरण? समझ में आ गया ना, इसमें बैठ गया ना पर्यावरण क्या है। हाँ, बहुत ज़रूरी है इसे समझना, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी, समझना ज़रूरी है। तो पर्यावरण क्या है? एक भौतिक परिवेश है जो चारों ओर से हमें घेरे रहता है, जिसकी अनुपस्थिति में हम निपट जाएंगे, हम न रह पाएंगे। ठीक है, चलो। हुआ क्या था 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। कहाँ पे हुआ? भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा ना आपने। हुआ क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट का जब वहाँ पर रिसाव हुआ फैक्ट्री से, तो रात में क्या हुआ? पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो गया। अभी विशाखापट्टनम में भी केस हुआ था, तो पूरे आसपास का वातावरण दूषित रह गया, तो वो जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट विषाक्त हो गया और जीवन को उसने समाप्त कर दिया। हजारों की संख्या में लोग वहाँ मारे गए और आज भी उससे प्रभावित है। तो जब भी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चक्र होता है जो आपकी जीवन की आदर्श दशाएं समाप्त कर सकता है, वो जैसे अभी कोरोना वायरस ही है, कुछ नहीं, ऐसे तो 500 वायरस हैं। इतना भय का वातावरण बना दिया गया, कोरोना 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 कोरोना, है ना। किसी को हो गया तुरंत पुलिस आ जाएगी, पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। भय का वातावरण बना के बचा लोगे क्या? बच जाएगा क्या? कोई बच जाएगा? कभी कोई महामारी से बचा है? ये मतलब इतना ही बड़ा मूर्खतापूर्ण इस समय जो पूरा का पूरा विश्व समुदाय ने इस कार्य को किया, पूरे मूर्खतापूर्ण तरीका था, पूरा मूर्खतापूर्ण तरीका था। आप खुद सोचो, आप किसी ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं, कोई बाल्टी है, मान लीजिए कोई बाल्टी है जिस बाल्टी में जल भरा हुआ है और उसमें हजारों छेद हैं, तो आप किसको बंद कर पाएंगे? एक छेद को बंद करके आप बैठे हुए हैं, क्वारंटाइन कर दे रहे हैं। अरे हजारों की संख्या में लोग घूम रहे हैं, टेस्टिंग आप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेचारे श्रमिक मर गए, लोग बेरोजगार हो गए। उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, बस बात किस चीज़ पे हो रही है? क्वारंटाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ लोग मर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही। कितने मर गए बिना इसके? हजारों की संख्या में लोग मर गए भूख से, प्यास से, इसकी कोई बात नहीं हो रही। 1,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, इसकी कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ 6-7 हज़ार लोग मरे हैं ऐसे रोड एक्सीडेंट में। भारत डेली लोग निपटते थे। जब मलेरिया की बीमारी होती थी तो मलेरिया में कितने निपट जाते थे। तो लॉकडाउन में कितना सही है, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोगों के रोजगार चले गए। 13 करोड़ से ज़्यादा जॉब चली गई लोगों की, प्राइवेट सेक्टर की। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं है। विश्व समुदाय ने बहुत मूर्खता, ये भविष्य में सोचा जाएगा, इस पे जब कभी बैठ के विचार किया जाएगा तो ये कहेंगे कोरोना मात्र एक भय का वातावरण था और ये भय का वातावरण बंद करके सभी मुद्दों को दबा दिया गया और इसके कारण से बड़े स्तर पर लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। अब आने वाला समय कैसा? अब क्या हो गया? 2 लाख में अनलॉक कर दिया, बहुत बड़ी बात है। 2 लाख में 19 लाख में अमेरिका को अनलॉक कर दिया, है ना। जब केस जब अब नहीं समझ में आ रहा ना, अब तो पता चल रहा है बढ़ी रहा है, कर दो अनलॉक, खत्म कर दिया लॉकडाउन करके, समाधान हो जाता तो अच्छी बात थी। तो मूर्खतापूर्ण प्रशासन ने कोई भी चीज़, कोई विचार पर, मुझे तो ये लगता है कि कौन है जो प्रशासन में ऊपर बैठे हुए हैं और इनको ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान देने वाले लोग कौन हैं? इनको नहीं समझ में आ रहा। जो अधिकारी बैठे हुए हैं बड़े बड़े, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञानबाजी कर रहे हैं? चलो अभी इस मुद्दे पे बात करने में मैं थोड़ा सा अभी इस समय वैसे भी भरा भरा आया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका, ये तो हो गया पर्यावरण। पर्यावरण आपको समझा दिया मैंने आपको, है ना। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, वायुमंडल में चारों ओर फैले हुए वातावरण को पर्यावरण कह सकते हैं। मतलब एक चीज़ है हमारे आसपास जो कुछ भी है,
जो हमें घेरे हुए, जिसके अंदर हम जिंदा हैं, जिसके अंदर हम जिंदा हैं, पर्यावरण है। जो हमें घेर करके जिंदा रखे, पर्यावरण है। तो पर्यावरण की परिभाषा मैंने आसान भाषा में आपको समझा दी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। एक और लिख लीजिए, इसकी एक परिभाषा जो है एक और लिख लीजिए आप, और लिख लीजिए। अभी एक अधिनियम आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है, तो हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिख लीजिए मोटे लाइन से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार, पर्यावरण की परिभाषा लिखवा रहा हूं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलन है, तथा उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलन है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे गए हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलन है, अंतःक्रिया का सम्मिलन है। तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार आपका परिभाषा हो गई। ठीक है, मुझे लगता है इतना बहुत है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। ये तो हो गया पर्यावरण, एक शब्द समझा पाया मैं आप सभी को। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड के कारण हमारे पृथ्वी में जीवन क्यों उपस्थित है, ये सब विषय वस्तु। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। ये क्या है पर्यावरण में, हम क्या है, पर्यावरण तो हमारे आसपास का एक ऐसा घेरा है, ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें जिंदा रखता है, ये पर्यावरण है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है और दो शब्द हैं। एक शब्द है इसका, ग्रीक शब्द है इकोस, एक शब्द है इकोस, जिसका मतलब होता है हाउस या आवास। इसका मतलब है इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिला हुआ है। इसका इकोस, इसको इकोस का मतलब होता है आवास, आवास। ठीक है, इको शब्द इससे मिलके बना हुआ है, इकोस से। और दूसरा शब्द है आपका लॉजी, लॉजी बना हुआ है लोगोस से, लोगोस से, जिसका मतलब है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन मतलब आवासों का अध्ययन, जहां पे हम रहते हैं, जो हमारा आवास स्थान है, प्राकृतिक आवास स्थान है, कृत्रिम आवास स्थान है, हर एक जीवधारी का अलग अलग आवास स्थान है। तो आवासों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या है पारिस्थितिकी, क्या है आसान भाषा में, आवास का अध्ययन। जो हमारा निवास स्थान है, किस इन्वायरमेंट में हम जिंदा रहेंगे, कितने तापमान में हम जिंदा रहेंगे, किस टेम्परेचर, किस प्रकृति में क्या क्या हमारे लिए जीवन की आवश्यक दशाएं हैं, यही आवास क्षेत्र है। ये घर बना लेना आवास क्षेत्र नहीं है, घर से आप जिंदा नहीं है। घर के अलावा जिनके पास घर नहीं, क्या वो जिंदा नहीं है क्या, है ना। घर में बहुत अच्छा बना के दे देता हूँ, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं देता हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर नहीं देता हूँ, जिंदा रह लोगे, नहीं जिंदा रहोगे। तो आवास क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन की सभी परिस्थितियां विद्यमान हो, लेकिन वो जीवन की सभी परिस्थितियां क्या होंगी, उनका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी वो परिस्थितियां, जो परिस्थितियां हमें जिंदा रखने में विशेष योगदान करें, ये है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के बारे में क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पारिस्थितिकी का क्या मतलब है, क्या है पारिस्थितिकी का, इसमें लिख लीजिए। पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इकियोस, अर्थात आवास, दो शब्द हैं और दोनों ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पारिस्थितिकी किससे मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से, ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, पारिस्थितिकी किससे मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द। और इन्वायरमेंट आपका फ्रेंच शब्द था। ठीक है, इकियोस तथा लोगोस,
इकोस का मतलब क्या है? आवास यानी हाउस। लोगोस का मतलब है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो आवासों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी जीव के आवास का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी जैव समुदाय के आवास का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो लिख लीजिए इस विषय वस्तु को, जैव समुदाय की अंतःक्रियाओं, जैव समुदाय की अंतःक्रियाओं तथा उनकी बाह्य दशाओं के मध्य संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो ये बात हो गई पहली, पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी समझ गए आसान भाषा में। पारिस्थितिकी आवास का अध्ययन है, हमारे आसपास का जो हमारा बाह्य वातावरण है उसके साथ हमारे क्या संबंध है, जिसके साथ हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो पारिस्थितिकी है आवासों का अध्ययन, पर्यावरण है हमारे आसपास का घेरा जो हमें जीवन की आदर्श दशाएं प्रदान करता है। अब बात करते हैं पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान दो शब्दों में इसे भी लिख लो, इसे भी समझ लो। पर्यावरण विज्ञान, जब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एक अकादमिक बात है। अकादमी मतलब कि आप इसे, ये एक तरीके की रिसर्च है। पर्यावरण की जितनी भी चीजें हैं इसके अंतर्गत भौतिक, रसायन और जैविक विज्ञानों के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये एक अकादमिक विषय है, यह एक अकादमिक विषय है, यानी कि एक ये शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई, जब आप ये मतलब कि आपके विषय वस्तु में नहीं है, आपके उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, पर्यावरण विज्ञान नहीं है, ये पढ़ाया जाता है। आमतौर पे ये पूरा पाठ्यक्रम आपको जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो पर्यावरण विज्ञान वहाँ पर मिलेगा। तो आमतौर पे कहें तो पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन, अब जब बात विज्ञान की है तो विज्ञान समाधान ढूंढता है। पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन जिसके माध्यम से हम समाधान ढूंढें। किनका समाधान? पर्यावरण में हो रही समस्याओं का समाधान जिसके माध्यम से ढूंढा जाता है उसे पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। जैसे कि प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, वैश्विक तापन, ओजोन परत का क्षरण, इनके क्या कारण है, क्या रीजन है, तो इसका अध्ययन करना और उसको लेके समाधान का कार्य करना, ये पर्यावरण विज्ञान के अंदर करते हैं। आसान, इजी, समझ में आ गया। पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण विज्ञान क्या है। पर्यावरण विज्ञान समाधान है, किसका समाधान? पर्यावरण में व्याप्त समस्याओं का समाधान है। ठीक है, तो इसको मैं लिखवाने की जरूरत है, लिख लीजिए। पर्यावरण लिख लीजिए, दो शब्द इसमें भी लिख लीजिए। पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक विज्ञानों के माध्यम से, पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक विज्ञानों के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, वैश्विक तापन, ओजोन परत का क्षरण, जैव विविधता की हानि आदि के समाधान खोजे जाते हैं। ठीक है, आदि के समाधान खोजे जाते हैं। ये क्या हो गया आपका मुद्दा, आपका क्या हो गया, ये समझ गए। ये अब 3 टॉपिक मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, और तीसरी आपकी विषय वस्तु है वो है कि पर्यावरण
तीसरा क्या है, पर्यावरण आपका विज्ञान। 3 चीज़ें हो गई। अब आगे बात करते हैं पर्यावरण क्या क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, पर्यावरण क्या क्या है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, अभी इस विषय वस्तु को समझ लेते हैं। पर्यावरण क्या क्या है, पर्यावरण क्या क्या है। तो ये क्या क्या है, मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पर्यावरण को थोड़ा सा आप लोग और भी ब्रॉड में जाके देखें और उस दिशा में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग क्या है यहाँ पे, पर्यावरण क्या क्या है। पर्यावरण क्या क्या है, क्या क्या है। तो इसको मैंने कई भागों में बांटा है पर्यावरण को, ठीक है। एक ग्राफ बनाऊंगा, मेरे साथ ग्राफ बनाते चलना, क्योंकि फिर आप लोग वही मुद्दा होता है, हमारा नहीं लिख गया, उसका नहीं लिख गया, इसका नहीं लिख गया, ये सब मैं नहीं सुनूंगा, फिर आपका रह जाएगा। मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाना। एक ग्राफ बना रहा हूँ, पर्यावरण क्या है। पहला इसको आधार मैंने बनाया है जैविक दृष्टि से पर्यावरण, जैविक दृष्टि से पर्यावरण, जैविक दृष्टि से पर्यावरण, ठीक। दूसरा आधार, जगह छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी नीचे काफी कुछ लिखेंगे। लैंडस्केप में पेज को कर लीजिए। दूसरा, भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से पर्यावरण, भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से पर्यावरण, ठीक है। तीसरा है आपका सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यावरण, सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यावरण। पर्यावरण आप लोग सुनते हैं ना, हमेशा कहते हैं मेरा पर्यावरण, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट नहीं है, घर पे ये नहीं है। तो ये पर्यावरण के विभिन्न हिस्से हैं। पर्यावरण मात्र सिर्फ आपका भौतिक परिवेश ही नहीं है, बाकी ये सब परिवेश भी बहुत जरूरी होता है से पर्यावरण, पर्यावरण। अब इसमें क्या क्या है एक बार समझिएगा। सबसे पहले जैविक दृष्टि से, जैविक दृष्टि में 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, जैविक और अजैविक। पर्यावरण के तत्वों में भी ये विषय वस्तु आती है, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक मतलब जो जिंदा हो, जो सजीव हो, सजीवों के लक्षण पाए जाते हो। सजीवों के लक्षण आपको पता है ना, सजीवों के लक्षण क्या है, पढ़ा होगा बचपन में। सजीवों के लक्षण क्या है, सजीव गति करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, संवेदनशीलता होती है, ये सब पढ़ा होगा आपने। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, उनका संगठन होता है। तो सजीवों को आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, इनको दूसरी भाषा में बोलते हैं उत्पादक, ये उत्पादक होते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी में कौन आते हैं, पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यही उत्पादक होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं परपोषी, परपोषी यानी कि उपभोक्ता, ये जो प्रकृति के ऊपर जो है, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, उपभोक्ता निर्भर होते हैं ये प्राइमरी, ये मतलब कि स्वपोषी ही इनको अपना भोजन, ये भी उनके लिए भोजन बनाते हैं। इसमें मानव आते हैं, जंतु आता है, मानव और जंतु। और तीसरे नंबर पे है अपघटक, अपघटक। अपघटक में आपके सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव है ना, डिकम्पोज कर देते हैं ना। जैसे हमारी बॉडी है, कल के दिन डेथ कर गए, निपट गए, तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर यदि दफना दिया, आग में जला दिया, जो कुछ भी है, तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको डिकम्पोज, दीमक होता है ना, दीमक पेड़ को चट कर जाता है, खा जाता है पूरा का पूरा, है ना, और मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। कभी जंगलों में जाएंगे तो जो जंगल बहुत रिच होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के बहुल्य होते हैं, वहाँ पे दीमकों के आपको घर मिल जाएंगे, बड़े बड़े दीमकों के घर बने हुए। ये निशानी होती है किसी भी जंगल के समृद्ध होने के। जब भी आप किसी जंगल पे जाएंगे तो बड़े बड़े दीमकों के घर पाए जाएंगे, और जिस जंगल पे दीमकों के घर सबसे ज़्यादा हैं, वो जंगल बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से रिच है, वहाँ पर बड़ी संख्या में बहुविधता है और सघनता है, इस चीज़ की निशानी होती है, ठीक है।
मैं हमेशा एक चीज़ आपको कहता हूँ, आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि कोई है जो डिमोटिवेट कर देता है, कोई कहता है कि भाई आप तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई आता है आपको जो है परेशान करके चला जाता है। तो मैं आपको एक बात आपको हमेशा समझाता हूँ और ये हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, शायद आप समझते नहीं मेरी बात को, कि आपको अपने जीवन में कुछ अपघटक रखने चाहिए, ऐसे सूक्ष्म जीव इनको नाम दे दीजिए, अपमार्जक रखना चाहिए, ताकि ये क्या करें, जब भी आपको कोई मतलब आप सही ट्रैक में ही होते हो, यदि आप अपने हिसाब से मेहनत करो तो सही ट्रैक ही है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आकर के आपको थोड़ा सा और चार्ज कर दे कि भाई और पढ़ो। और वो चार्ज कैसे करता है, टेंट कस करके, परेशान कर करके। तो ये लोग अच्छे होते हैं, आप घटक का काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं होंगे तो फिर पता चला बहुत ज़्यादा, है ना, हर चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो जैविक में स्वपोषी, परपोषी, अपघटक 3 कैटेगरी हैं, लिख लिया। इसके बाद कहानी सुनने भर के लिए बहुत तुरंत तैयार हो जाते हो। अगला है आपका अजैविक में। अजैविक में क्या क्या आता है, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक में क्या क्या आता है। अब वातावरणीय कारक भी अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, देखो मैं आगे अगले पेज में लिख दूंगा, पहले मैं इनको एक एक करके लिखता हूँ। जैसे भौतिक वाला है फिर आगे लिख लेंगे। अब देखो इसीलिए कहा था जगह छोड़ो। वातावरणीय कारक में आता है तापमान, तापमान वातावरण। इससे देखो प्रकाश, अब आप समझेंगे कि क्या क्या पर्यावरण है। प्रकाश, ये भी सब पर्यावरण के हिस्से ही हैं। नमी, नमी, आर्द्रता, एक ही चीज़ है वैसे, लेकिन आर्द्रता आपका वायु में होती है, वायु में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। नमी स्थल में भी होती है, नमी, वायु, ये सब आपके वातावरणीय कारक हैं। एक होता है भौतिक सतही कारक, एक कैटेगरी आपकी भौतिक सतही कारक। अब ये कौन कौन से होते हैं भौतिक सतही कारक, जैसे कि ऊंचाई, ये भी आपके एनवायरनमेंट को, आपके बनावट को, आपके रहन सहन को, खान पान को, सब कुछ। ढाल, पहाड़ों में ढाल होती है ना, ढाल। और बाह्य रूप, बाह्य रूप। इसके बाद तीसरा है पोषण संबंधी कारक। पोषण संबंधी कारक, ये पूरा ग्राफ बना लीजिएगा। पोषण संबंधी कारक, पोषण संबंधी कारक में क्या क्या है आपका, पोषक तत्व, सारे पोषक तत्व, ये भी आपके लिए एक पर्यावरण का ही काम करते हैं, पोषक तत्व। इसके बाद नमी, अम्लीयता, क्षारीयता, तीसरे नंबर पे आएगा अम्लीयता, अम्लीयता, क्षारीयता, सब लिखता जा रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो सुनाई दे रहा है ना, अम्लीयता, क्षारीयता। पोषक तत्व में क्या आएगा, पोषण संबंधी कारक में पोषक तत्व, नमी, अम्लीयता, क्षारीयता, है ना। नमी मतलब जल, यहाँ पे जल लिख लीजिएगा ऑब्लिक करके, ठीक है। आगे अगला है आपका भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक। मैं भौगोलिक और प्राकृतिक कारक अलग पेज में लिख देता हूँ। भौगोलिक, वहीं पे आप लिखिएगा इसे, भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक। अब इसमें क्या क्या कारक होंगे आपके, पहला स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा है आपका जल मंडल, जल मंडल। तीसरा है आपका वायुमंडल। ये सब आपका मिल करके पर्यावरण बनाता है। क्या क्या पर्यावरण है देख लो क्या क्या है। स्थल मंडल में सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे मैदान, पर्वत, पठार, सब सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। दूसरे होते हैं शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र जिसके अंतर्गत रेगिस्तान, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुभूमि, है ना। तीसरे नंबर में है सदाबहार क्षेत्र, सदाबहार क्षेत्र। सदाबहार क्षेत्र में घास के मैदान, जंगल, घास के मैदान, जंगल। जल मंडल, जल मंडल में क्या क्या है, जल मंडल में है आपका लवणीय जल, लवणीय जल जिसको हम बोलेंगे समुद्री जल, समुद्री जल। अलवणीय जल,
अलवणीय जल, जिसके अंतर्गत आपके कौन से हैं? तालाब, नदी, झरना, ठीक है, सब आपके अलवणीय जितने पेयजल होते हैं सब उसी के अंतर्गत आते हैं। भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल, भौम जल जो बोलते हैं, हैंड पैम्प से निकलता है ये, हैंड पैम्प, कुआं, कुआं में भी भूमिगत जल ही होता है। वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या क्या है? गैस है, वायुमंडल में गैस है, अजैविक कण हैं, अजैविक कण, अजैविक कण हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं समझिएगा। गैस में N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अजैविक कण में कौन कौन से हैं? तालाब, अजैविक कण में धुआं, माफ कीजिएगा धुआं, धूल, सब अजैविक कण हैं, धुआं, धूल। अन्य में आपकी अक्रिय गैसें बहुत सारी पाई जाती हैं, अक्रिय गैसें जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, जैसे हीलियम, ठीक है, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी होती हैं अक्रिय गैसें। जलवाष्प भी पाई जाती है वायुमंडल में, जलवाष्प। तो ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। आगे भी चलते हैं, लिखते जाओ, लिखते जाओ, साथ साथ जो बोलता जा रहा हूँ लिखते चले जाओ, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण, पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से पर्यावरण। इसमें क्या क्या है क्रम से लिखते जाओ। सबसे पहला सामाजिक, जहाँ पे आप रहते हो, आपका निवास स्थान ये बताता है, आपका निवास या आवास, आवास ये आपका पर्यावरण, ये सामाजिक दृष्टि से है, ठीक है। दूसरा, जो आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, तो रहने वाले व्यक्ति भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, रहने वाले व्यक्ति ये भी आपके पर्यावरण का हिस्सा होते हैं, आपके आसपास रहने वाली जनसंख्या। इसके बाद इन रहने वाले व्यक्तियों से आपका क्या सामंजस्य है, क्या समन्वय है, तो निवासियों से समन्वय या सामंजस्य, निवासियों से समन्वय या सामंजस्य कैसा है आपका? सामंजस्य है ना, ये बहुत जरूरी होता है ना कि हमारे आसपास हम किससे बात करते हैं, किसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, सामाजिक मान्यताएं, आपकी सामाजिक मान्यताएं क्या हैं, सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, सामाजिक मान्यताएं ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके जीवन को सामाजिक दृष्टि से प्रभावित करती हैं, सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। अगला है सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यावरण, सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यावरण, दृष्टि से पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि में क्या क्या आएगा? आपका धर्म ये भी आपको प्रभावित करता है आपके जीवन को, आपकी भाषा ये भी प्रभावित करती है आपके जीवन को, आपके आदर्श क्या हैं ये भी आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपकी नैतिकताएं क्या हैं, नैतिकताएं ये भी प्रभावित करती हैं पर्यावरण को, आपकी प्रथाएं क्या हैं ये भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, आपका लोकाचार क्या है ये भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, लोकाचार क्या है, आपका आविष्कार क्या हो रहे हैं आसपास, आविष्कार क्या हो रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं ये भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, आपके आसपास की प्रथाएं और रीतियां, रीतियां क्या हैं, रीतियां क्या हैं, ये सब आपको सांस्कृतिक दृष्टि का पर्यावरण है जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण के ये रूप जो मैंने आपको लिखा है इनको समझिएगा। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्रम से फिर से एक बार देख लीजिए। पर्यावरण को मैंने बताया कि पर्यावरण क्या क्या है, क्या पर्यावरण एक नेचुरल एनवायरनमेंट, भौतिक परिवेश छोटी मोटी चीज़ नहीं है, भौतिक परिवेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आसपास घेरे हुए हैं। क्या क्या चीज़ें? पहले जैविक दृष्टि से, जैविक दृष्टि से आपका एक जैविक पर्यावरण है जिसमें आपको दो तरीके की चीज़ें हैं, स्वपोषी यानी जो भोजन अपना खुद बनाते हैं, दूसरा है परपोषी, स्वपोषी में उत्पादक आते हैं, पौधे आते हैं, परपोषी में उपभोक्ता मानव जंतु आते हैं, अब घटक में सूक्ष्म जीव आते हैं, तीसरी कैटेगरी अब घटक है। अजैविक, अजैविक में वातावरणीय है ना। अब वातावरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वातावरणीय कारक में ताप क्या है, प्रकाश क्या है,
नमी क्या है, आर्द्रता क्या है, वायु क्या है। भौतिक सतही कारक जो है उसमें ऊंचाई क्या है, ढाल क्या है, बाह्य रूप क्या है, ये सब जहां पे भी आप रहते हो ये सारे कारक वहां पर प्रभावी होते हैं। तीसरा है पोषण संबंधी कारक, जिसमें पोषक तत्व क्या है, नमी क्या है, अम्लीयता क्या है, क्षारीयता क्या है, ये सारे तत्व इसमें ध्यान रखते हैं। अब अगला है भौगोलिक दृष्टि से पर्यावरण। जो था मैंने ये बताया था आपको, भौगोलिक दृष्टि से पर्यावरण, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में सामान्य क्षेत्र है, मैदान, पर्वत, पठार, शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तान, मरुभूमि, सदाबहार क्षेत्र है, घास के मैदान, जंगल। जल मंडल में लवणीय जल है, अलवणीय जल है। लवणीय जल समुद्रों में पाया जाता है, अलवणीय जल जो है आपका वो नदी में है, तालाबों में है। इसके अलावा भूमिगत जल है जो हैंडपंप, कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। इसके अलावा आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। बहुत सारे अजैविक कण हैं जैसे धुआं और आपके धूल कण। इसके अलावा बहुत सारी जलवाष्प हैं जिसमें से अक्रिय गैसें, जलवाष्प, ये सब अन्य कारकों में आते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक आपका सामाजिक पर्यावरण बताया जिसमें आपका निवास स्थान कहाँ पे है। इसके बाद आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उन लोगों से आपका क्या सामंजस्य और क्या समन्वय है। इसके बाद क्या सामाजिक मान्यताएं हैं जिस समाज में आप रह रहे हैं, ये भी आपके पर्यावरण को प्रभावित करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यावरण, जो आपके धर्म है, भाषा है, आदर्श है, नैतिकताएं हैं, प्रथाएं हैं, लोकाचार हैं, आविष्कार हैं, रीतियां हैं, ये सब भी आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से पर्यावरण एक बहुत ही व्यापक विषय वस्तु है जो आपको पूर्णतया प्रभावित करती है, सभी बिंदुओं को आपको लेकर के चलती है। तो ये लिस्ट आपने बना ली होगी, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपने इसको बना लिया। ये आपने बना लिया, ये लिस्ट सभी लोगों की लिस्ट बनानी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल के सेशन में। अब जो आप लोगों की समस्याएं हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ